हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रश्नावली 1.2 के आगे जो हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है हमारा उपसमुच्चय। ठीक है, प्रॉपर सबसेट इसको कहते हैं। तो समझते हैं कि आखिर ये उपसमुच्चय होता क्या है। तो उपसमुच्चय में भी जो एनसीईआरटी में दिया है वो सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है, वो उपसमुच्चय दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो जिस किताब का हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं ना, यहाँ पर वैसे ये 3 प्रकार की होती हैं। तीनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। 3 अलग अलग शब्द है, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और यथार्थ उपसमुच्चय। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों आखिर होते क्या हैं और इन तीनों में डिफरेंस कैसा होता है। ठीक है, कैसे अलग अलग ये मतलब कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफर होते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। अभी बाद में इसका यूज क्या होता है, ठीक, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है हमारा उपसमुच्चय मतलब कि सबसेट। होता क्या है ये समझते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं और इसे इस प्रतीक से निरूपित किया जाता है। मतलब इसको जो निरूपित करते हैं वो ऐसे करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखो पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका हमारा ये है कि सबसे पहले ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है सबसेट है ना, सबसेट है, सबसेट है मतलब कि उपसमुच्चय है। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब जरा देखो ध्यान से कि यहां पर क्या कहा गया है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, तो एक यहां पे एग्जांपल लिया गया। ठीक है, एक यहां पे एग्जांपल लिया गया। सेट ए जो लिया गया है ना, सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। सेट बी में हमारे 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मान लो ये है। तो अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित है, जैसे सेट ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 2 है और 3 है। तो जरा देखो यहाँ पे 1 2 3 तीनों यहाँ पे क्या है, तीनों यहाँ पे सेट बी में उपस्थित है। तो अगर सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में उपस्थित है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है ना। ए जो है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय। मतलब किसी एक के अंदर, ठीक है, जैसे किसी एक के अंदर, मतलब कि यहाँ पे सेट बी के अंदर अगर सेट ए के सभी अवयव हो तो ये क्या कहलाएगा, ए बी का उपसमुच्चय। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। इसको ऐसे अगर आसान भाषा में हम बात करें, ठीक है, आमजन की भाषा में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि जैसे स्कूल है, ठीक है, कोई भी एक स्कूल है, अपना ही स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के अंतर्गत स्कूल में मान लीजिए कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। ठीक है, स्कूल में कितने हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं आपके। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी आपके 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो क्या है, वो स्कूल के उपसमुच्चय है, सबसेट है ना। कैसे, क्योंकि देखो स्कूल में तो 1000 बच्चे हैं ना, अब उन 1000 बच्चों में ही तो 11th वाले बच्चे शामिल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो क्लास 11th के स्टूडेंट को आप सेट ए मान लीजिए और स्कूल को क्या मान लीजिए, सेट बी मान लीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय किसका, बी का। मतलब कि क्लास 11th के स्टूडेंट क्या है कि स्कूल के उपसमुच्चय, ठीक है, सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, पहला एग्जांपल हमारा ये हुआ। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हुआ, दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे समझना कि मान लीजिए एक यहाँ पे नहर बह रही है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, एक नहर, नदी या फिर कुछ भी है। ठीक है, एक ये नहर कुछ इस प्रकार से ये बह रही है। ठीक है, और यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ से ऐसे निकली हुई है, मान लीजिए दूसरी कोई एक छोटी नहर निकली है जो कि क्या करता है कि इस मेन नहर से या फिर इस मेन रिवर से पानी की सप्लाई यहाँ पे उपस्थित छोटे छोटे खेतों में करता है। ठीक, तो देखो ये रही बड़ी नहर। ठीक, ये हमारी क्या है, ये हमारी बड़ी नहर है। तो बड़ी नहर क्या बनी, ये हमारी बनी समुच्चय। और इससे निकलने वाला, ठीक, इससे निकलने वाला ये छोटी नहर, ये क्या बनी हमारी, ये बन गई उपसमुच्चय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो छोटी नहर है ना, इसको हम मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मान लो छोटी नहर है सेट ए और बड़ी नहर है सेट बी। तो हम क्या कहेंगे, जो छोटी वाली नहर है वो सबसेट है किसका, सेट बी का, या फिर ए इज द सबसेट ऑफ बी, या फिर ए उपसमुच्चय किसका, बी का, है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो ये चीज़ होती है हमारी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो ये परिभाषा आपको नोट करनी है ना, ये परिभाषा आप यहाँ पे एज इट इज़ ये पूरा नोट कर लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करके उपसमुच्चय हेडिंग यहाँ तक आप आना। ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन इतनी नहीं लिखनी। कौन सी लाइन नहीं लिखनी है, यहाँ से ये इतना आपको नहीं लिखना है ना। और उदाहरण ये लिख लेना। ठीक है, 1 2 ऐसे करके ये उदाहरण लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे
ये इतना आपको लिखना है, खाली इतना छोड़ के, ये इतना हिस्सा छोड़ के, बाकी ऊपर से लेकर यहाँ तक ये चीज़ आपको लिखनी है। और ये चीज़ तो लिखनी ही पड़ेगी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। खाली ये जो उल्लेखनीय से लेकर यहाँ तक है ना, करते हैं, ये आपको नहीं लिखना। खैर समझाते हैं ना, चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, बाद में क्या कहते हैं आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। पहले यहाँ पे समझते हैं, समझ लिए तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी, है ना, नोट्स में कुछ अच्छा लगे तो इसलिए लिख लेना। चलो, तो क्या होता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, ए उपसमुच्चय बी है ना, या ए है, या फिर ऐसे पढ़ सकते हो कि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का। प्रतीकात्मक रूप में उपसमुच्चय को निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप में जरूर ध्यान रखना, है ना, क्योंकि इसका जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो इतनी लाइन लिखी, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करने में करेंगे, है ना। यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ पे हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हाँ किसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इतनी चीज़ लिखी हुई मिली, है ना, यहाँ पे सिर्फ इतना ही हिस्सा लिखा हुआ मिला कि x बिलोंग्स टू ए इंगित करता है या फिर इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जो हमने ब्रैकेट में लिखा कि x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी। तो अगर इतनी लाइन आपको लिखी हुई मिली क्वेश्चन में, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ए सबसेट ऑफ बी की। तो अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तभी ये चीज़ आप लिख पाएंगे, है ना। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप हैं, प्रतीकात्मक रूप का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ यहाँ पे हमें शब्दों के रूप में लिखी है ना, ये जो इतनी बड़ी परिभाषा लिखी गई है, उसी को यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा गया है बस। ठीक है, कि अगर आप बोल रहे हो कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू ए है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी है। मतलब कि अगर x कोई एलिमेंट है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम मान के चलते हैं कि x बराबर 3, है ना, x बराबर 3 हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है, इसको समझाने के लिए इस लाइन को। तो अब जरा ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए है? क्या 3 सेट ए से बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है, तो मतलब x बिलोंग्स टू ए है। दिस इंप्लाइज का मतलब कि अगर ये चीज़ है तो आगे ये बात साबित होती है कि जो x होगा वो b का भी हिस्सा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये किसका हिस्सा है, ये b का भी हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक x एलिमेंट है जो कि सेट a में है, तो वो ये चीज़ प्रदर्शित करता है कि वो जो एलिमेंट है वो सेट b में भी होगा। और इसी चीज़ को, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं कि a इज़ द सबसेट ऑफ b, ठीक, ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब हमारा ये होता है। अब यहाँ पे इसके जो प्रतीक हैं वो अलग अलग किताब में अलग अलग दिए गए हैं। जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बुक करें, तो एनसीईआरटी बुक की बात करें, तो एनसीईआरटी की किताब में आपको ये चीज़, मतलब कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलता है एनसीईआरटी की किताब में। एनसीईआरटी की किताब में यहाँ पे ये निशान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा लेकर चलेंगे, हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे ये वाला, हम लोग यहाँ पर ये जो जिस किताब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसी किताब से ये वाला लेकर चलेंगे कि अगर हमें उपसमुच्चय दिखाना होगा तो मैं उपसमुच्चय को इससे प्रदर्शित करूँगा। और एनसीईआरटी में कैसे किया गया, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना किया गया, नीचे लाइन नहीं खींची गई, ठीक है। तो हम लोग ये वाला नोटेशन लेकर चलेंगे, है ना। नोटेशन ध्यान में रखना कि किसका मतलब क्या होता है, क्योंकि सेट में बहुत सारे नोटेशन आ जाते हैं और बाद में हमें पता नहीं चलता कि अच्छा इसका मतलब ये होता था, ठीक। तो इसका मतलब ये है। अब ये देखते हैं ना, ये यहाँ पे क्या लिखा है, तो लिखा है कि उल्लेखनीय है यदि समुच्चय ए का एक भी अवयव ऐसा है जो बी का अवयव नहीं है, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा और इसे हम ए उपसमुच्चय नहीं है बी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि कोई सेट ए में ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो बी का एलिमेंट ही नहीं है, ठीक। जैसे मान लो कि सेट ए में लिखा होता है, यहाँ पे सेट ए में आपका लिखा होता है 1 2 3 और 7, ठीक, मान लो ऐसा कुछ लिखा होता है। तो अब जरा देखो, ये जो 7 है, 7 क्या सेट बी में है? नहीं है ना। लेकिन ये 3 तो है, ठीक है, ये 3 है लेकिन 7 नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारा सेट बी में नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग यहाँ पे मना कर देंगे सर कि हाँ भाई ये क्या है, ये हमारा ए उपसमुच्चय नहीं, किसका, बी का, ठीक। तो ये इन्होंने ये चीज़ समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, है ना। चलो आगे देखते हैं उदाहरण। इसके उदाहरण ये पहला वाला हम लोग समझ चुके हैं ना कि ये चीज़ क्या है, अगर ऐसा होगा तो ये आपका ए उपसमुच्चय किसका, बी का, ठीक। चलो आगे। नेक्स्ट है हमारा कि यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू तथा बी बराबर एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर है, तो सेट बी क्या है, सेट बी आपका पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा हमारा समुच्चय है किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वो होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं। और ये इधर क्या लिखा है, ये इधर आपके वॉवेल लिखे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो वॉवेल है इसी का तो हिस्सा है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ए जो है सबसेट है किसका, बी का, ठीक। ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय होगा। इसी प्रकार परमेय संख्याओं को क्यू के
परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल क्यू, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर का उपसमुच्चय होता है। अब हमें पता है कि ये जो कैपिटल आर है मतलब रियल नंबर जो होता है, जो वास्तविक संख्या होता है, ये सबका माई बाप होता है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा आपका यही होता है। और इसके अंतर्गत जो भी होते हैं आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ठीक, इसके अंदर आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, आपके जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक, जिन्हें हम लोग जेड से लिखते हैं, ठीक है, या फिर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, या फिर हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक, सभी के सभी किसके हिस्से हैं? सभी के सभी आपके रियल नंबर के अंग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी चीजें होंगे, ये यहाँ पे जितने भी आपके समुच्चय हैं, चाहे एन की बात कर लो, डब्ल्यू, जेड, क्यू या फिर क्यू डैश, सारे के सारे क्या है? सारे के सारे उप समुच्चय होंगे कैपिटल आर के, ठीक, वही चीज यहाँ पे समझाया गया है ना, इस वाली लाइन में, है ना। इसका मतलब हमारा ये हुआ। चलो नेक्स्ट है हमारा अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय देखते हैं क्या होता है। तो देखो अधिसमुच्चय हमारा क्या है? सुपरसेट जिसे हम कहते हैं। यदि ए बी का उपसमुच्चय है अर्थात ए इज द सबसेट ऑफ बी, तब बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, ठीक, मतलब उल्टा अगर हमें बोलना हो घुमा के, जैसे यहां पर इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, कौन से एग्जांपल की? इस वाले एग्जांपल की। तो इस एग्जांपल में हमने क्या सीखा था? इस एग्जांपल में हमने ये सीखा था कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर हम इसी को घुमा कर बोले, मतलब ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो भाई बी कौन है? तो आप कहोगे कि बी जो है वो ए का अधिसमुच्चय है, सुपरसेट है ना। तो इसका मतलब हमारा ये होता है ना, इस लाइन का मतलब। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हेडिंग यहाँ पे लिख लेना, है ना। उदाहरण यहाँ पे देख लो भाई आप, कि जैसे a बराबर 1 2 3, b बराबर 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट इसमें अब उपस्थित है, तो मतलब कि a क्या है? b का उपसमुच्चय है। ये a के रिस्पेक्ट में हमने बोला। अगर b के रिस्पेक्ट की बात करें तो b की तरफ से आप जब बोलोगे तो कहोगे कि b जो है वो अधिसमुच्चय है किसका? a का, ठीक। इसका मतलब ये है। कुछ विशेष बातें यहाँ पे लिखी गई है ना, कुछ नोट लिखी गई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला, ये जितने भी नोट लिखे ना, ये अपने आप में सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। यही चीज़ आपके एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ ली जाती है और वहाँ पे हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे पहला क्या है, हाँ एक चीज़ और लिखने पर यहाँ पे ध्यान आया कि जैसे ये जो हमारा समुच्चय, ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। थ्योरेटिकल मतलब कि इसमें समझने वाली चीज़ें और लिखने वाली चीज़ें बहुत होती हैं। तो इसमें जैसे परिभाषाएं वगैरह है ना, अभी स्टार्टिंग में बहुत लिखना पड़ता है, फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, तो बाद में क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, है ना। तो अभी बोर मत होइएगा आप लोग कि क्या सर ये क्या चल रहा है ना, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मैथ है कि हिस्ट्री है ना। तो ऐसी बातें मन में मत लाना। अभी क्या है, अभी इसको नोट करते चलो, समझते चलो, लिखोगे तभी वो चीज़ें दिमाग में रिटेन रहेंगी, है ना। दिमाग में आपकी वो चीज़ रहेगी कि हाँ भाई ये चीज़ था, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तो पढ़ा है मैंने, है ना। और बाद में रिवीजन करोगे तो वो रिवीजन करने में भी आपकी क्या कहते हैं हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें, ठीक। तो ये जितने भी आपके नोट्स हैं यहाँ पे, जैसे ये जो आपका विशेष वाला पॉइंट है, इसको हमें नोट करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे पहला है कि प्रत्येक समुच्चय ए अपना समुच्चय एवं उपसमुच्चय होता है। जैसे यहाँ पर ये जो आपका ए दिया है सेट, है ना, अगर सेट ए की हम लोग बात करें तो अगर खुद से खुद की तुलना कराओगे तो ए जो है वो खुद का उपसमुच्चय भी होता है और ए जो है वो खुद का अधिसमुच्चय भी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ आपने लिख ली। दूसरा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जब हम लोग उपसमुच्चय निकालेंगे, अभी आगे आने वाले टाइम पे सीखेंगे, तो रिक्त समुच्चय जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? फाई से, तो इसको भी जगह देनी पड़ेगी, है ना, इसको भी जगह वहां पे देनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो रिक्त समुच्चय होता है, मतलब जो फाई आपका होता है, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक। अगला, अगर मान लो a बराबर b है तो इसको मैथ की लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए a बराबर b कोई सेट है, तो a बराबर b कब होता है? याद करो जरा, a बराबर b हम तब बोलते थे जब सेट a का प्रत्येक एलिमेंट सेट b में उपस्थित हो। जैसे a बराबर मान लो 1 2 3 होता, b बराबर भी 1 2 3 होता, या फिर 3 2 1 होता, है ना, तब हम क्या कहते हैं कि a बराबर b है। तो इसी a बराबर b को मैथ की लैंग्वेज में, मतलब समुच्चय की भाषा में कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि a बराबर b का मतलब क्या हुआ? ये टू वे इम्प्लीफिकेशन का साइन, मतलब कि ये वाला आपको निशान लगाना है। a बराबर b का मतलब कि a इज द सबसेट ऑफ b तथा b इज द सबसेट ऑफ a। अगर इतना आपको देखने को मिला तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि a बराबर किसके है, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये जो a है वो किसके बराबर है? वो बराबर है हमारा b के। ये बात समझ में आई? तो मतलब अगर इतनी चीज़ हमें कहीं पे लिखी मिली तो हम तुरंत बोल देंगे यहाँ पर ये वाला निशान लगा के कि a बराबर किसका है? b के, ठीक। इसका मतलब हमारा ये हुआ। आगे, a इज द सबसेट ऑफ b को, है ना, a इज द सबसेट ऑफ b को
निम्न दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। कौन कौन से प्रकार से? पहला है कि ए उपसमुच्चय बी, मतलब ये वाला जिसमें वो डैश नहीं लगा है ना, तो डैश नहीं लगा का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है परंतु कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ए व बी में ठीक समान अवयव है। मतलब कि जैसे यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने वही एनसीईआरटी वाली क्या कहते हैं ये डेफिनेशन डाली है यहाँ पे, ठीक, कि इसमें अगर हम बात करें इसमें और इसमें, ठीक है, जो पहले किताबें चलती थी उसमें दोनों को एक लिया जाता था, लेकिन अब क्या कहते हैं पिछले 2-3 साल में जो किताबें आपकी छप के आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें हल्का सा यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्लासिफाई मतलब क्लियर कर दिया एकदम, कि जैसे मान लो कि आपका लिखा है ए उपसमुच्चय बी, इसको भी ए सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, और ये जो हमें लिखा है यहाँ पर ये चीज़, इसको भी हम ए इज़ द सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक, सॉरी, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों में हमारा अंतर ये है कि अगर ये चीज़ आपका लिखा है, ये चीज़ आपका लिखा है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ए में कम से कम एक अवयव तो ऐसा होगा ही जो कि बी में उपस्थित नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो सेट ए की बात करें 1 2 3 लिखा है, सेट बी की बात करें तो 1 2 3 4 लिखा है, तो सेट ए में एक अवयव कौन सा ऐसा है, 4, जो कि क्या कहते हैं, हाँ देखो या ए बराबर 1 2 3 है ना, हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। ठीक है, तो बी में देखो कौन ऐसा है, 4 है, जो कि क्या है ए में नहीं है। तो अगर ऐसा है तब हम इसको ये चीज़ लिखेंगे, मतलब अगर इसके जैसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है तब हम लोग लिखेंगे ए उप समुच्चय किसका, बी का। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, दूसरी चीज़ हमारी ये है, सेकंड पॉइंट इसका, कि अगर ये लिखा है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, है ना, ये इसको भी हम ए इज़ द सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ए व बी में ठीक समान अवयव है। मतलब कि जैसे ए बराबर भी 1 2 3 4 होता और बी बराबर भी 1 2 3 4 होता, तब हम ये वाला निशान यूज़ करते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो अब इन दोनों में क्या अंतर पता चला कि ये कब होगा और ये कब होगा। तो अगर मान लो कि हमें कोई भी अवयव नहीं दिया गया है ना, कोई भी हमें एलिमेंट नहीं दिया गया है, तब हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें और क्लियर में आई, क्लियर करेंगे, मतलब क्लियर होंगी ये सारी चीज़ें। तो ये जो पॉइंट है विशेष, विशेष मतलब ये नोट था, आपके 6 नोट है यहाँ पे, 6 के 6 नोट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अगला है हमारा यथार्थ तथा अयथार्थ उपसमुच्चय, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक, ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखो, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार के हैं, है ना, यदि दो समुच्चय कैपिटल ए और बी इस प्रकार के हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो इससे तो ए को बी का यथार्थ उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ अभी मैंने समझाई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरा, अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो इसे हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, जैसे ये है ना, और इसका एग्जांपल ये रहा। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे अब हमें इसके सही सही नाम पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर सही सही नाम क्या पता चल गया, ये देखना। तो जो हमारे यहाँ पे सही नाम पता चले वो ये पता चले कि अगर हमारा लिखा है ए सबसेट बी, दूसरा हमारा लिखा है ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसको हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर, है ना, सबसेट, इसका मतलब हमारा ये हुआ। ठीक, और ये चीज़ इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक, उल्टा बोल दिया, हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। ऊपर वाले को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर ऐसा लिखा है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। अगर ये चीज़ लिखी, ये नीचे वाली चीज़ें लिखी है ना, ये चीज़ लिखी, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है, हिंदी में आपका अयथार्थ और यथार्थ, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो ये चीज़ कब होगी, जब ए में कोई एक अवयव ऐसा होगा जो बी में अवेलेबल, बी में एक अवयव ऐसा होगा जो ए में अवेलेबल ना हो, जैसे ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये कब होगा, जब ए और बी में बराबर अवयव है, तब हमारा ये होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, लिख लीजिएगा, और फिर क्या कहते हैं, इसको देख लीजिएगा, तब ये आपको समझ में आ जाएगी आसानी से, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। एक और विशेष बात यहाँ पे, विशेष बात क्या है
कि समुच्चय रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये चीज़ हमने बता दी गई है ना, ये चीज़ अभी डिस्कस कर ली थी। इस उपसमुच्चय को अयथार्थ उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय फाई का प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका सेट है फाई है ना, तो उसके बात यहाँ पे की गई है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रत्येक समुच्चय ए के दो उपसमुच्चय ए स्वयं तथा रिक्त समुच्चय फाई हमेशा होते हैं। इन दोनों उपसमुच्चयों के यथार्थ उपसमुच्चय कहते हैं यदि इन दोनों उपसमुच्चयों के अतिरिक्त से सभी उपसमुच्चय यथार्थ है ना, बकवास ये चीज़ है ना, इसको हमें हमारे काम की नहीं है। अगला, यथार्थ उपसमुच्चय को वास्तविक तथा अयथार्थ को विषम उपसमुच्चय कहते हैं। ये नाम खाली आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, मतलब कि नोट डाल के ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। वही चीज़, सबका माई बाप कौन, आर। तो आर के अंतर्गत तो देखो यहाँ पर ये ऑर्डर खाली याद रखना बस कि सबसे बड़ा आपका आर है ना, तो देखो नेचुरल नंबर में क्या शामिल होता है, मतलब कि नेचुरल नंबर किसका हिस्सा होता है, जेड का। जेड मतलब कौन हुआ, जेड मतलब हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, फिर इंटीजर में कौन आएंगे आपके, इंटीजर में आपके आएंगे क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किसका होता है, रियल नंबर का हिस्सा होता है। खाली ये चीज़, ये ऑर्डर आप लोग याद रखना, और बाकी क्या कहते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है ना। तो खाली ये ऑर्डर यहाँ पे याद रख लेना बस, चाहो तो इसको ही लिख सकते हो, ये हेडिंग डाल के ये भी यहाँ पर इतना नोट कर लेना। ठीक, तो इतना लिखने वाला काम करते हैं है ना, इतना आप लोग लिख के रखिएगा। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं इसके क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमेय दी गए हैं वो हम लोग क्या कहते हैं सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज़ आपकी हल्की सी ब्लर आ रही है इमेज है ना, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF अपलोड कर दी जाती है, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करके इसको नोट कर सकते हैं। तो ये सेशन आज यहीं पे स्टॉप करते। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से।